हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई अभिराज सहारन वेलकम यू इन दिस सेशन ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी। हम ये करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर में वोल्केनो हमने पढ़ लिया था परसों, कल नहीं क्लास हो पाई थी हमारी किसी वजह से, बिकॉज कुछ और काम हो जाता है तो उस दिन मेरी क्लास नहीं हो पाती है। तो आज ये आप सबसे पहले आप मेंस की टेस्ट सीरीज़ अगर ज्वाइन करना चाहें, यहाँ लिख देता हूँ RAS मेंस की टेस्ट सीरीज़ है, वो शुरू होने वाली है हमारी 31 को पहला पेपर अपलोड होने वाला है। सिंपलेस्ट है, 25 टेस्ट है आपके, 17 मॉड्यूल वाइज टेस्ट है आपके, प्लस 8 फुल टेस्ट होंगे आपके, सेम जो सबका होता है। हर टेस्ट के साथ में 3 आवर्स के बाद में आपको हिंदी प्लस इंग्लिश का एडिशनल 40 मिनट्स का एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी, जो इसके अंदर में बताया गया है कि कौन से आएंगे। एक पेपर के साथ में आर्टिकल आ जाएंगे या लाइक संज्ञा आ जाएगी, एक के अंदर में दूसरा टॉपिक आ जाएगा। इस तरीके से उसको हिंदी इंग्लिश को भी डिवाइड किया हुआ है। तो इस तरीके से आपका हिंदी इंग्लिश एक बार वहाँ से कवर हो जाएगा फुल टेस्ट के साथ में, और जब फुल टेस्ट आएंगे 8, उनमें 2 टेस्ट आपके 4th पेपर के होंगे। तो जल्दी से जल्दी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जब तक प्रीलिम्स से उससे पहले थोड़ी 2 महीने की प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद में आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हर टाइम अवेलेबल रहेंगे। 31 के जब पेपर अपलोड हो जाएगा उसको डाउनलोड करना, प्रिंट करना है, लिख के कहीं से भी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, कहीं से बैठ के आप रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, वहीं से लिख के इसको सेंड कर देना है पेपर के अंदर में। जैसे आपको ऑफलाइन में कॉपी चेक होती है, ऑनलाइन वाला ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई टफ काम नहीं है। सिंपल लेना है प्रिंट आउट, कहीं से भी ले सकते हो आप, मार्केट में भी अवेलेबल होंगे पेपर, वहाँ से भी सीधा उठा सकते हो, या आपको लगता है कि आप नहीं है तो आप ले जाओ मोबाइल में, टेलीग्राम से सेंड कर दो, आजकल प्रिंट कर देते हैं तुरंत। तो वहाँ से प्रिंट करके आराम से इसको पेपर को करो, उसके बाद सेंड कर दो। जैसे ऑफलाइन कॉपी चेक होती है, कॉपी के ऊपर में ही आपको हर क्वेश्चन के में क्या कमी है आपकी, आपको एडिशनल क्या लिखना चाहिए था, जिस सब्जेक्ट एक्सपर्ट का पेपर होगा वो खुद चेक करेगा। उसके बाद में आपको 3 डेज़ के अंडर में उसको वापस उसी पोर्टल पे आपको वापस मिल जाएगी कॉपी, अपलोड चेक्ड कॉपी होगी। उसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि उसके अंदर में हर क्वेश्चन में आपने क्या गलती है, कितने मार्क्स आपको मिले हैं, क्या इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो और प्रीलिम्स आ रहा है, तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी हमारी चल रही है। चौथा हो गया, ये कभी भी कर सकते हो आप, जैसे 4 पेपर हो गए तो इसका ऐसा नहीं है कि जैसे आपका राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए, उनमें से राजस्थान ज्योग्राफी आप कंप्लीट कर सकते हो। हर एक जो पेपर है वो 150 क्वेश्चन के हिसाब से ये पूरा RS प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है। RS प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, 2000 रुपीज़ है, जो बार बार पूछते रहते हैं स्टूडेंट्स कितने की है सर, 2000 रुपये की है। इसके अंदर भी सेम 25 टेस्ट है, इसमें 15 मॉड्यूल वाइज है, प्लस 10 फुल टेस्ट हमने रखे हैं, बिकॉज इसमें ज़्यादा काम फुल टेस्ट का ही है। एक बार अगर मॉड्यूल वाइज हो गए आपके तो उसके बाद में करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर में 2 जो आपके हैं मैथ के भी अगर है, और मैथ की अगर आपको दिक्कत आ रही है RS प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, अगर आपको मैथ में से जो आते हैं लगभग काफ़ी आते हैं, इग्नोर मत करना, 22 से लेकर कई बार 25 तक क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत मैटर करते हैं। अगर बेसिक आपका थोड़े थोड़े सब्जेक्ट से ही है और ये मैथ के क्वेश्चन कर लेते हैं 22-25, तो आपका आराम से प्रीलिम्स में हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए कि आपको मैथ के अकॉर्डिंग भी आपको क्लास लेनी है या करवानी चाहिए तो बता दीजिएगा, ये तो यूट्यूब पर भी हम करवा सकते हैं। मैथ तो बहुत बार पढ़ी हुई है, सब मैथ आती है हमें। तो ये वाला हो गया पोर्शन। अब चलते हैं हम ज्योग्राफी के अंदर में जो वोल्केनो का पार्ट बचा हुआ था, पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, बिकॉज आज वाला पार्ट काफ़ी कम है, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। वोल्केनिज्म की डेफिनेशन रिवीजन नहीं करेंगे, डेफिनेशन देख लेना। कोई भी सेल, गैस या चट्टान जो पिघली हुई है उसके बाहर निकलने अंदर प्रक्रिया, अंदरूनी प्रक्रिया उनकी वजह से या प्रेशर की वजह से बाहर निकलती है, उसको वोल्केनो कहते हैं, वोल्केनिज्म कहते हैं। कारण हमने वोल्केनो के पढ़ लिए थे। कारण क्या है, एक तो आइसोस्टैटिक डिसइक्विलिब्रियम है, समझाएंगे नहीं, रिवीजन कर रहे हैं। समस्थानिक गैस मानता से हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ गैस से हो सकता है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से हो सकता है। दूसरा, तीसरा, फोर्थ क्या है पॉइंट, डिक्रीज इन प्रेशर की वजह से, कम होने की वजह से होता है, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से होता है। 5 पॉइंट अगर बार बार रिवीजन करोगे तो आपको याद रह जाएंगे, और ये मेंस में अगर क्वेश्चन कभी आ जाता है तो आप तुरंत लिख सकते हो। उसके बाद हमने देखा था क्लासिफिकेशन। आज हम करेंगे एक क्लासिफिकेशन और रह गया था, वो करेंगे। ये तो है हमें नेचर ऑफ इरप्शन के आधार पर। नेचर ऑफ इरप्शन पे हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, उद्गार की अवधि क्या है, एक तो ये, और एक पैटर्न ऑफ इरप्शन कि किस हिसाब से इरप्ट हो रहे हैं, सेंट्रल पॉइंट से इरप्ट हो रहे हैं या यहाँ से जो अलग अलग फ्रैक्चर्स है वहाँ से आपका इरप्शन हो रहा है। तो इसलिए इसको उद्गार के स्वरूप के आधार पे यानी पैटर्न ऑफ इरप्शन के आधार पे बना दिया। ये है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन। इसमें 3 चीज़ बनाई थी हमने। एक्टिव वोल्केनो कौन से हैं, हर एक के एग्जांपल करने हैं आपको। डोरमेंट वोल्केनो कौन से हैं, इटली वाले थे सारे, तीनों के तीनों, एटना, वेसुवियस और स्ट्रोम्बोली, इन दोनों के अंदर में एक्सटिंक्ट वोल्केनो कौन सा है, एक इसके हर एक के 2-2 एग्जाम्पल मैंने इसमें दिए हुए। सेंट्रल इरप्शन देख लिया था मैंने, सेंट्रल पॉइंट से हो रहा है जो फिशर इरप्शन, जो अलग अलग यहाँ पे फॉल्ट होने की वजह से हो रहा है, उसको बोल देते हैं हम फिशर इरप्शन।
अब ये सेंट्रल इरप्शन हमने किया था, उसके भी 4 पॉइंट बताए थे मैंने कि एक्टिव वोल्केनो, ये तो ठीक है एक्टिव वोल्केनो, लेकिन यहाँ चलते चलते रिवीजन कर लो, एटना और स्ट्रोम्बोली, ये इटली के अंदर में, एटना स्ट्रोम्बोली इटली के अंदर में है जी। माउंटेन में पूछे कैसे भी पूछे, ये एक्टिव वोल्केनो के उदाहरण है आपके। डोरमेंट वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो मतलब दिस टाइप ऑफ वोल्केनो कुछ टाइम में बाद में होता है, जैसे 1631 में होता है, कुछ 1812 में हुआ, फिर 1906 में, 1943 में होता है, इतना डिफरेंस आ जाता है इसके अंदर में वोल्केनिक इरप्शन में। यही इटली का था, इसको बोलते हैं वेसुवियस वोल्केनो। ये मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, पिछली क्लास में हुआ था, जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करा रहा हूँ। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है उसको एक बार चेक कर ले कि इसको हमने वोल्केनो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा कंप्लीट किया, डिस्ट्रीब्यूशन तक का, तो अच्छे से उसमें समझाया है मैंने, ठीक है। रिवीजन कर लेते हैं, बिकॉज हम क्लासिफिकेशन है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन के आधार पे अगर क्लासिफिकेशन अभी रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि जब वोल्केनो एरप्ट हो जाता है आज, तो उसके बाद जो आउटर सरफेस है, क्रस्ट के बाहर जो माउंटेन्स बनते हैं, यानी कि जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, और कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं वोल्केनो के एरप्शन से पहले ही पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे ही बन जाते हैं। तो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स भी देखेंगे और बाहर वाले लैंडफॉर्म्स भी देखेंगे। वो लावा, जो लावा निकलता है बाहर, वो क्या फॉर्म लेता है, उसके अकॉर्डिंग भी लैंडफॉर्म्स क्या बनाता है, यानी कि लैंडफॉर्म्स कौन कौन से बनते हैं, उनके बेसिस पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ये तो नेचर ऑफ इरप्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन यानी कि नेचर ऑफ इरप्शन के हिसाब से बताया हुआ है यार, वहाँ पे हम देखेंगे लैंडफॉर्म फॉर्मेशन के हिसाब से देखेंगे। तो ये इसमें तीसरा कौन सा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन के आधार पे अगर हम देखें, उदार की अवधि के आधार पे, तो एक्सटिंक्ट वोल्केनो यानी कि जो हो गया अब नहीं हो रहा, जैसे माउंट वोपा है म्यांमार का, कभी देखा है, म्यांमार अपने पास में ही है, लेकिन कोई वोल्केनो फटा हो, कोई सुल्तान देख ले ईरान का है। तो इस तरीके से दो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक्सटिंक्ट वोल्केनो में डाल दिए, ठीक है। अब हमने देख लिया कि पैटर्न ऑफ इरप्शन के आधार पे, ये देखो पैटर्न ऑफ इरप्शन जो सेंट्रल था, रिक फिशर था, वो हम कर चुके हैं। सेंट्रल के 4 पार्ट टाइप थे, देखो इसी बेसिस पे हम आज भी देखने वाले हैं। हवाईयन टाइप ऑफ वोल्केनो, देखो ये बाहर निकल के किस तरीके से लैंडफॉर्म बना रहा है ना, उसके ऊपर में भी हम क्वेश्चन अब आज वाला जो टाइप है वो इसी बेसिस पे करेंगे, ठीक है। तो हवाईयन टाइप का था, जिसमें क्या होगा, लावा आपका क्या है, बहुत पतला है, यानी कि थिकनेस इसकी, इसमें बिहाइंड दिस इज थिकनेस ऑफ लावा के बेसिस पे डिवाइड किया गया इसको, ठीक है। लेसर इंटेंसिटी ऑफ गैस निकलती है और इसमें थिकनेस कम होती है, इसकी वजह से क्या होता है, पतला होता है, तो यहीं पे अंदर में फैल जाता है, सेंट्रल पॉइंट के आसपास ही फैल जाता है, ठीक है। इसमें हवाईयन टाइप बोल देंगे, हवाई में सबसे पहले हुआ था। फिर आगे वाला क्या है, स्ट्रोम्बोलियन टाइप का वोल्केनो, इसमें थोड़ी सी थिकनेस बढ़ जाएगी, इसकी वजह से थोड़ा एक्सप्लोसिव हो जाएगा, एकदम से फटेगा, इसकी वजह से ये थोड़ा सा गुबार बन जाता है और यहाँ से थोड़ी दूर तक ये एशेस या फिर जो अंदर वाला मटेरियल वो फैल जाता है, सेंट्रल के आसपास ही ये रहता है, लेकिन थोड़ी थिकनेस बढ़ जाती है, उसको बोल देंगे स्ट्रोम्बोलियन। फिर वोल्केनो, वोल्केनो यानी मैंने बता दिया था लेपारी आइलैंड ग्रुप से, उसके पास में एक हुआ था एक्सप्लोजन, उसको वोल्केनिक बोला था, वोल्केनिक इसलिए इसको वोल्केनिक टाइप ऑफ वोल्केनोस बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, इसलिए हम बोल देंगे कि ये फूलगोभी के आकार का, हिंदी के अंदर बोला था कि वेंट्स से फूलगोभी आकार तक का हमारा एक गुब्बारा बनता है, जिसमें काफ़ी दूर तक जाता है, एक्सप्लोसिविटी बढ़ती जाती है और कुछ नहीं है। लावा की थिकनेस है वो बढ़ती जाती है, उसकी वजह से एकदम गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है, तभी लावा बाहर निकल पाता है। उससे हम अलग अलग इसको डिवीजन कर लिया था। ये देखो इससे और ज़्यादा थिकनेस बढ़ गई लावा की, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये इसका आकार बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको बोल देंगे पिलियन टाइप। इसके बाद वाला होता है प्लाइन टाइप और अल्ट्रा प्लाइन टाइप, वो हमारी बुक में दिया नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे, हम 4 पॉइंट ही करेंगे, ठीक है। ये पिलियन टाइप हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने किया था कि फिशर इरप्शन। फिशर इरप्शन हमें पता ही है कि फिशर यानी कि अगर यहाँ पे वोल्केनो आ रहा है तो इस पॉइंट से भी निकल सकता है फिशर, यानी जहाँ भी दरार मिलेगी उसको वहाँ से वोल्केनो मिल जाएगा, सेंट्रल से भी निकलेगा, आसपास जगह से भी निकलेगा। और ये लावा होता है पतला, ये पतला लावा जहाँ भी आपको एकदम दरार मिलती है वहीं से निकल जाएगा, ये काफ़ी दूर तक फैलता है, ये बेड बना लेता है काफ़ी, ऐसा नहीं है कि 2 किलोमीटर ऊपरी चट्टान है उसको भी निर्माण है वो लावा से, जैसे ढक्कन का पठार हो गया, उससे क्या बनते हैं, ये प्लेटू बनते हैं हमारे, है ना लैंडफॉर्म्स, तो प्लेटू बन जाएंगे, कोलंबियन प्लेटू, डक्कन प्लेटू, तो लावा निर्मित प्लेटू है, ठीक है। अगर आ जाए ऐसे कुछ तो आप लिख सकते हो कि डक्कन प्लेटू हो गया, कोलंबियन प्लेटू का हो गया, लावा थिनर लावा से बना हुआ है और ये वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हुआ है। किस वजह से, फिशर इरप्शन की वजह से। तो ऐसा कुछ पूछ ले, कोलंबियन प्लेटू, डक्कन प्लेटू, तो उनमें ये चीज़ें लिख दिया करो, ठीक है। ये हो गया आपका प्लेटू निर्माण। ये फिशर इरप्शन होता है, याद रखना, ये कोलंबियन प्लेटू है ना, ये तभी बनेंगे जब ऐसे फिशर इरप्शन होगा, यानी कि लावा पतला होगा, काफ़ी दूर तक एरिया में फैल जाएगा, ठीक है, और धीरे धीरे एक के ऊपर एक लेयर उसकी बनती रहती है, ठीक। ये आपको समझ आ गया होगा। उससे पदार्थ क्या निकलते हैं, नहीं करना में, गैस, वाटर, सॉलिड, लिक्विड सब निकलते हैं पूरा करवाया हुआ है सॉरी। वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वोल्केनो हमने देख लिया था, जो वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वहीं होगा जहां हमें माउंटेन मिलेंगे, इन्हीं की वजह से मिलते हैं। और ये फिक्स कहाँ है, अर्थक्वेक और वोल्केनो, जहाँ पे एक ही जगह पे 3 पॉइंट तो फिक्स है आपके, कौन कौन से हैं बताओ। मिड पैसिफिक बेल्ट, ये सरकम पैसिफिक बेल्ट वाला है ना,
पार्ट देखो कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और पैसिफिक के साइड वाला, और ऊपर अलास्का से लेकर के, अगर करो ऐसे लाइन वाइज याद करोगे ना तो आप आराम से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर कहाँ से स्प्लिट होता है एशिया में, ये रशिया और यूएसए में, तो नॉर्थ अमेरिका और अलास्का पड़ता है वहाँ पे रशिया के बीच में, तो वहाँ से लेकर नीचे जापान, जापान से लेकर नीचे फिलीपींस तक आपका जो पूरा बेल्ट है वो उस पूरा बेल्ट को दिखा देना मैप में भी, और लिख देना कि यहाँ पे सबसे दो चीज़ आपके आते हैं, 2/3 है जो माउंटेन, वहाँ पे अर्थक्वेक भी आते हैं, और यहाँ पे आते हैं आपके वोल्केनो भी, ठीक है। दूसरा बता दिया था मैंने, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट हो गया था। मिड कॉन्टिनेंट में यानी इटली के, हम जब से बोल रहे हैं कि एक्टिव एक्सटिंग 3 ले लिए यहाँ पे, तो इटली के वोल्केनो यहाँ है। रीजन क्या है, कॉन्टिनेंट में आपको माउंटेन्स मिलेंगे लेकिन वोल्केनो होने के चांस बहुत कम होते हैं, बिकॉज दोनों फोल्ड होती है, इस तरफ से और इस तरफ से ये फोल्ड हो जाएगी, लेकिन ये कभी जब तक एक प्लेट नीचे दूसरी प्लेट के नीचे नहीं दबेगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे वोल्केनो आने के चांस है, वहाँ के कोई चांस नहीं होते, बिकॉज जब तक अगर रॉक मेल्ट नहीं होगी तब तक यहाँ पे बाहर कैसे निकलेगा लावा, लावा तो तभी निकलेगा ना, मैग्मा जो अंदर होता है उसको मैग्मा बोलते हैं, और बाहर निकल जाता है उसको फिर लावा बोलते हैं, सेम चीज़ होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रीज़न क्या है इसके होने का, बिकॉज ये क्या है, मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी क्या हो जाएगा, ओशन प्लेट होगी ये तो, और ये हो गया आपका कॉन्टिनेंट प्लेट। तो यहाँ पे जो भी आइलैंड्स हैं उनके नीचे ओशन प्लेट्स जो दबी हुई है वो मेल्ट हो के यहाँ से निकलती रहती है, तो ये वीक एरिया, तभी तो बोलते हैं छोटे मोटे आइलैंड्स होते हैं जो ओशन के बीच, उनको वीक एरिया माना जाता है, बिकॉज वहाँ पे कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है, वोल्केनो आ सकता है। रीज़न यही है कि बड़ी ओशन प्लेट है वो मेल्ट होती रहेगी, उसमें लावा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऊपर वाली प्लेट धीरे धीरे वीक होती रहती है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट आ जाएगा। यहाँ देखो इटली के सारे वेसुवियस है, एटना है, वर्नोन है, एल्ब्रेज है, रशिया का भी एल्ब्रेज है, obvious सी बात है ऊपर होगा, स्ट्रोम्बोली हो जाएगा, सारे मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में आ जाएंगे, जो रशियन के थोड़े बहुत ऊपर वाला पार्ट लगता है वहाँ पे भी। अब इसके नीचे एक थोड़ा सा अफ्रीका रहता है, तो रिफ्ट वैली है, मैंने बताया था कि नील नदी है, रिफ्ट वैली है, वहाँ वाला पोर्शन एक सेपरेट रहेगा। उसके अलावा क्या रहेगा, मिड जो अटलांटिक रीज हमने बनाई थी वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिड अटलांटिक रीज रहेगी। अटलांटिक ओशन में देखा ना, पैसिफिक होता है, इंडियन होता है, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन में इनके जो प्लेट्स हैं उनका मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, और बीच में जो मैग्मा यानी कि जो ऊपर लावा निकलता है वो इस एरिया में फैल जाता है। तो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक के आइलैंड्स तक के बीच में ये लावा निकला हुआ है, इसी को तो हम वोल्केनो बोलते हैं। वोल्केनिक वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक आइलैंड्स के आर्क बनी हुई है, ठीक है। तो मिड अटलांटिक बेल्ट हमने किया हुआ था। यहाँ भी कुछ नाम याद रखो करो, हमेशा रिवीजन कर लो, हेक्ला काटला लिखने के काम आएगा। सेंटेलेना हो गया, ये आपके मिड अटलांटिक रीज बेल्ट के हैं, ये हम रिवीजन कर रहे हैं। फिर मेडिटेरियन के नीचे वाला पोर्शन क्या है, अफ्रीका वाला, वहाँ भी हो जाएगा। तो वहाँ के 2 चीज़ याद कर लो आप, एक तो एल्गोन है और एक किलिमंजारो है। किलिमंजारो क्या तंजानिया के अंदर में है आपका, एल्गोन है वो केन्या और युगांडा के अंदर में है। तो ये जब आपको ये भी माउंटेन ही है, उसको क्या लिखोगे, माउंटेन ही बनेंगे ना, वहाँ ऊपर जाके क्या, जब यहाँ से मैटर आके ऐसे अगर यहाँ पे मैटर जमा हो गया कि एरिया में जमा हो गया, छोटा वाला एरिया उसको प्लेटू बोल देंगे, बड़ा अगर जमा होता जा रहा है, बड़ा है साइज के अंदर में, हाइट ज़्यादा है तो उसको माउंटेन बोलेंगे। तो इनको जब माउंट एल्गोन आपसे पूछ ले तो ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं, इसको बोल देना वोल्केनिक माउंटेन है, कहाँ पे सिचुएटेड है, दूसरा लिखना होता है किस वजह से बनना है, वो चीज़ बतानी होती है, ठीक है। 3 ही चीज़ होती है। अदर वोल्केनो के अंदर में कहीं कहीं आइलैंड की वजह से बने हुए हैं, उनको क्या बोलोगे, हवाई आइलैंड अलग से बैठा हुआ है, ठीक है, उसको अलग से बता सकते हैं। इंडियन ओशन के अंदर में रियूनियन आइलैंड हो गया, मॉरिशस आइलैंड हो गया, ये सिंगुलर है, ये कोमोरो आइलैंड हो गया, किसी से बने हुए नहीं, सिर्फ आइलैंड है। जैसे जापान के पास आइलैंड है ना, वो तो स्पेसिफिक बेल्ट में आ जाएंगे, लेकिन ये वाले आइलैंड किसी बेल्ट में नहीं आएंगे, इनको अलग से ही हम सेपरेट याद करते हैं, तो इनको अदर वोल्केनो के अंदर में लिख देंगे। तो जब आपके पास आए तो ये 5 ज्वालामुखी विश्व वितरण आए तो 5 तरीके से आप इनको कर देना, ठीक है। ये बता चुका हूँ मैं। ये वाला क्या हो गया, पैसिफिक, ये वाला और ये वाला देखो फिलीपींस तक आता है, पैसिफिक हो गया। उसके बाद में ये आ गया मिड अटलांटिक रेंज होगी, ये आपका मेडिटेरेनियन वाला बात हो गया, जिसको बोल देंगे मिड कॉन्टिनेंटल वाला। और ये अलग से जो हमने किया था माउंट किलिमंजारो हो गया, एल्गोन हो गया, ठीक है, कुछ एक है। यहाँ पे रियूनियन आइलैंड और ये वाला एरिया है ना, रियूनियन मोरक्को, ठीक है, ये आइलैंड आपके कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से हमने वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, रिवीजन कर लिया, ठीक है, पता लग गया हमें, थोड़ा आपको दोबारा याद आया कि वोल्केनो नाम की कोई चीज़ होती है। अब हमने जो किया था, अब हम आज करने वाले हैं थोड़ा सा पॉइंट है जो वोल्केनिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फोरम डेवलप एट द सरफेस। सरफेस पे जब लावा निकल जाता है उसके बाद जो फोरम बनती है उसके आधार पे इनको किस पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आ जाए कि लैंड फॉर्म डेवलप कैसी हुई है, उसके आधार पे इनको वोल्केनो को डिवाइड करो, किस तरीके के लैंड फॉर्म्स बनते हैं, तो आपको जब ये क्लासिफिकेशन बताना है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए वोल्केनो से कौन से लैंड फॉर्म बनते हैं, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन आप कर दोगे तो वो सफिशिएंट होगा। इनको एक एक करके पहले देखेंगे हम। पहले बोलेंगे सील्ड, नाम देख लो पहले, कंपोजिट होता है जिसको बोले मिश्रित ज्वालामुखी, फिर काल्डेरा आता है आपका, फिर आता है फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस,
ठीक है। उसके बाद में अंतर्वेदी आकृतियाँ ये देखेंगी कि ये जो वोल्क यहाँ बाहर आके जो फॉर्म बना रहा है उसको तो हम पीछे देख लेंगे। उसके अलावा जब लावा ऊपर आता है उससे पहले ही कि दरार है, कुछ चट्टानों के बीच में जगह ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ एक ही फ्रैक्चर है जहाँ से लावा ऊपर आ रहा है, बाकी कोई चट्टानों में फ्रैक्चर ही नहीं है, सबके सब सॉलिड है, ऐसा तो होता नहीं है। हर चट्टान में फ्रैक्चर है। अगर इतना प्रेशर लग रहा है कि एक चट्टान टूट के पिघल रही है और उससे वो लावा निकल के दूसरे फ्रैक्चर से ऊपर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी चट्टानें भी पिघलेगी, तो उनके अंदरूनी जो फ्रैक्चर्स है वहाँ भी अलग अलग तरीके से जाके लावा जमा होता है, उनको बोल देंगे अंतर्वेदी आकृतियां या इंट्रूसिव फॉर्म होगा। ये है ही वोल्केनिक लैंडफॉर्म में आते हैं। वोल्केनिक लैंडफॉर्म अगर आपको बोल दे ज्वालामुखी से स्थलाकृति कैसे बनती है तो दो बनती है। एक तो क्रस्ट के ऊपर आके जब लावा जमा होता है उसकी वजह से बनेगी, उनको हम बोल देंगे कि जो क्यों, बिकॉज वहां पे तो वोल्केनो फटेगा तभी जाके लावा निकलेगा, तो उसको हमने वोल्केनिक ऊपर वजह से लैंडफॉर्म जो बन रहे हैं उसमें शामिल कर लिया हमने ज्वालामुखी स्थलाकृतियां, ठीक है। और एक अंदर जो छोटी छोटी आकृतियां बनी, बड़ी बड़ी आकृतियां भी बनेगी, उनको हम अलग से देखेंगे, ठीक है। तो उसमें इनमें मैप की जरूरत नहीं है, इनको सिंपल समझा देता हूँ आपको। क्या होता है कि देखो शील्ड वही सेम चीज़ है, हवाईयन जैसे हमने देखा था ना, हवाईयन वाला जो ऊपर किस तरीके से लावा बाहर निकल रहा है उसी तरीके से इन्हीं के बेसिस पे ये है। लेकिन बाहर जो फॉर्म बन रही है जब लावा निकल गया, वोल्केनिक इरप्शन एक्सप्लोजन हो गया, उसके बाद जो शेप बनी है उसी के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया। तो पहला क्या बोलेंगे, शील्ड वोल्केनो, 4 तरीके से डिवाइड किया हुआ इसको, ठीक है। शील्ड ज्वालामुखी लिख देना हिंदी में। ये क्या है, हमें पूरा आराम से पढ़ लो इसको। बेरिंग द बेसाल्ट फ्लो द शील्ड वोल्केनो आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वोल्केनो ऑन द अर्थ, ठीक है। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़ के, अगर बेसाल्ट प्रवाह तो क्या होता है कि जो फ्लड प्रवाह जैसे दक्कन के अंदर में हो गया तो वो बहुत पतला होता है, वो काफी दूर तक फैल जाता है, तो वो चाहिए 2 किलोमीटर की या 4 किलोमीटर की ऐसे थिकनेस भी ले सकता है, धीरे धीरे एक के ऊपर एक लेयर के, और काफी एरिया तक फैलता है। अगर उसको छोड़ दें, सिर्फ वोल्केनिक ऐसे देखें कि इस तरीके से माउंटेन का या इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाने वाले देखें तो उनमें सबसे ज्यादा शील्ड वोल्केनो आते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये। हवाईयन वोल्केनो जो सबसे पहला वाला किया था ना हमने, वो और द मोस्ट फेमस एग्जांपल है, उसी को शील्ड वोल्केनो बोलते हैं। यानी जो हवाईयन की वजह से जो हल्का पतला लावा निकलता है उसी सेंटर के अराउंड फैल जाता है, उससे जो हमारी लैंडफॉर्म बनती है उसको हम किस में शामिल करेंगे, शील्ड वोल्केनो में। बस ये क्लासिफिकेशन है, वोल्केनो तो वही रहेंगे ना, चाहे उसको कैसे ही कर दो। हमने एक देखा एक्सप्लोसिविटी के आधार पे, वही सेम चीज यहाँ है, लेकिन यहाँ हम उनमें कर रहे हैं लैंडफॉर्म्स जो बन रहे हैं ऊपर सरफेस के ऊपर में, उनके हिसाब से क्लासिफिकेशन। तो शील्ड वोल्केनो अगर आ जाए तो वो सेम ही चीज है, डरना मत आप एग्जाम में। तो इसमें क्या लिखा है, हवाईयन वोल्केनो आर द मोस्ट फेमस एग्जांपल, दिस वोल्केनो आर मोस्टली मेड अप ऑफ बेसाल्ट से बने होते हैं, द टाइप ऑफ लावा दैट इज वेरी फ्लूइड है व्हेन इरप्टेड। ये भी बेसाल्ट से बने होते हैं, एक तो प्योरली बेसाल्ट निकलता है, और एक ये मैंने बताया ना कि बेसाल्ट का फायदा क्या है इसमें, बेसाल्ट लावा जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड लावा होता है, यानी कि इसमें एक पतला लावा होता है, वो बार धीरे धीरे अगर हल्का सा क्रैक मिलेगा तो वहां से भी बिना एक्सप्लोसिविटी के निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए ये हमने बता दिया कि बेसाल्ट से वो लावा जो बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है व्हेन इरप्टेड। फॉर दिस रीजन दीज वोल्केनो आर नॉट वेरी स्टीप, इसकी वजह से स्टीप होंगे ही नहीं। स्टीप कैसे होंगे, अगर मान लो यहाँ है, अगर यहाँ फ्रैक्चर से आपको लावा निकल रहा है तो ये लावा निकले ये ठंडा होता रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा लावा ये निकलेगा ये ठंडा होता रहेगा, तो उसकी वजह से स्टीप नहीं होगी, ये लावा काफ़ी दूर तक फैल जाएगा ना। अगर आप पतला लावा है तो काफी दूर तक फैलता रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्या होंगे कि स्टीप नहीं होंगे। स्टीप क्या होगा कि एकदम लावा निकलेगा, तो इस तरीके से इसको बोलेंगे स्टीप ढलान है। यहाँ नहीं है, ये काफी दूर एरिया तक फैलता है, एरिया ज्यादा लेगा, तो इसलिए हवाईयन टाइप के जो वोल्केनो तो इसी के अंदर में आते हैं। दे बिकम एक्सप्लोसिव ऑफ सम वाटर, अगर पानी ये वेंट है इसके अंदर में, अगर मैं बताया था ना एक हमने कारण किया था वोल्केनो आने के कि उसके वजह से पानी भी एक कारण होता है। कैसे, यहाँ वेंट है, यहाँ हल्का सा लावा निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा समुद्र है या बारिश या कुछ वजह से पानी इकट्ठा हो गया, ये पानी अंदर चला गया। अब अंदर नीचे वाले बेड में तो बहुत ज़्यादा क्या आपका लावा मैग्मा है, मैग्मा बोलते हैं अंदर होता है जो मैग्मा है, उसके अंदर में पानी जाएगा तो वो भाप में कन्वर्ट होता रहता है, और वो वाटर जो फास्ट होती है उसकी वजह से इतना ज़्यादा प्रेशर लगता है तो एकदम एक्सप्लोसिविटी के साथ वो गैस भी बाहर निकलती है, तो उसकी वजह से एक्सप्लोसिव हो सकते हैं अगर पानी इस वेंट में चला गया तो। जो फर्स्ट रीजन था हमारा वोल्केनिक इरप्शन होने का, अगर आपने पिछला लेक्चर अच्छे से सुना है तो इसकी वजह से एक्सप्लोसिव हो सकते हैं अगर पानी इनके अंदर में चला जाए, अदरवाइज दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो एक्सप्लोसिविटी, इसकी वजह से नहीं हो पाता, अन्यथा वो कमी विस्फोटकता की विशेषता इनकी। तो हवाईयन टाइप याद रखना, काफ़ी दूर तक फैल सकता है, स्टीप नहीं होते हैं, पानी वेंट में चला गया तो एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, और ये काफ़ी दूर तक कम विस्फोटक होते हैं, ठीक है। द अपकमिंग लावा मूव्स इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन एंड थ्रो आउट द कोन ऑन द टॉप ऑफ वेंट एंड डेवलप्स इन द सेंटर कोन। ये इतना याद करो तो कर लो, आने वाला लावा एक फवारे के रूप में बाहर निकलता रहता है, शंकु को वेंट के शीर्ष पर फेंकता है और सेंटर कोन में विकसित होता रहता है। ये अगर ये लाइन याद कर सकते हो कर लो, नहीं कोई करने की विशेषता नहीं है, सिंपल विशेषता इसकी ये होते हैं, पतला लावा होता है, दूर तक फैल जाता है,
धीरे धीरे अगर पानी ज़्यादा चला जाता है इसके अंदर में तो एकदम एक्सप्लोसिव होगा, तो ये वाला जो कोन है इसको दूर तक आप छिटका भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ गड्ढा सा बन जाएगा, इसी के अंदर में लावा एक्यूमुलेट होता रहेगा। ये लास्ट लाइन बोलने की कोशिश कर रही है, तो आप याद रखना सील्ड वोल्केनो हवाईयन टाइप वाले हैं, वो सेम वही वोल्केनो है। ठीक है, अब आते हैं हम कंपोजिट वोल्केनो यानी मिश्रित के ऊपर में। मिश्रित क्या है कि these volcanoes are characterized by eruption of cooler and more viscous lava than the basalt। अब बेसाल्ट से थोड़ा ज़्यादा विस्कस, मैंने बोला था ना सेम चीज़ है कि आपको ध्यान रखना है कि जो लावा निकल रहे हैं वो कितना थिक, कितना का थिकनेस कितनी का लावा की, यानी वो ज़्यादा विस्कस कितना है। ठीक है, अब आते हैं दीज वोल्केनो ऑफन रिजल्ट इन एक्सप्लोसिव थोड़ा सा ज़्यादा। अब देखो अब विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, अगर थिकनेस इसकी बढ़ती जाएगी तो ये एक्सप्लोसिविटी भी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, बिकॉज इसकी वजह से एकदम से निकल नहीं पाता लावा, और थोड़ा सा जब इकट्ठा हो जाता है बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो ऊपर वाली जो चट्टान है या रॉक्स है उसको क्रैक करके बाहर निकलता है। ठीक है, तो अलॉन्ग विद द लावा लार्ज क्वांटिटी, अब एकदम से निकलेगा तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल जो भी है और एसिड्स है इन ऑन देयर फाउंड देयर वे ऑन द ग्राउंड, दिस मटेरियल एक्यूमुलेट इन द विसिनिटी ऑफ वेंट ओपनिंग। जो वेंट है, यहाँ देखो यहाँ पे वेंट है तो यहाँ पे एकदम लावा इकट्ठा हो रहेगा, एकदम से निकालेगा तो ये वाली यहाँ की चट्टानों को तोड़ देता है, और इसके आसपास राख और अंदर के जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल होते हैं वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। ठीक है, These material accumulate in the vicinity of vent, इस वेंट के आसपास से जमा होंगे ना, इतना एक्सप्लोसिव नहीं होता कि यहाँ से छिटका हुआ इतनी दूर जाके गिरेगा कि 500 किलोमीटर दूर जाएगा, इसके आसपास यहीं पे जमा होते रहते हैं। ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर एंड दिस मेक्स द माउंट अपीयर एज ए कंपोजिट वोल्केनो। इसके बाद ये लेयर बन जाती है, मान लो पहले आया, पहले यहाँ से एक्सप्लोसिव हुआ और यहाँ पे एक लावा जमा हो गया। ठीक है, दूसरा एक्सप्लोसिव हुआ तो दूसरा मटेरियल आके इसके ऊपर में ऐसे जमा होता जाएगा, तो ये लेयर वाइज बनती रहती है। लेयर वाइज बन जाए, इसको बोल देते हैं हम मिश्रित ज्वालामुखी, यानी पहले आई, पहले एक मटेरियल की लेयर हो गई, फिर दूसरा आया, दूसरा जो लावा आया है वो किसी और मान लो रॉक के पिघलने की वजह से आया है, तो उसके बाद दूसरा जमा हो गया, तीसरा जमा हो गया, इस तरीके से एक अलग अलग मटेरियल की लेयर बनती रहती है इस वेंट के आसपास में, तो ये मिश्रित ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है, तीसरा क्या था आपका, तीसरा था कार्डेरा। कार्डेरा याद रखना है, नाम याद रखना है, 4 विस्कोसिटी बढ़ाते जाना है, उसके बाद में पता लग जाएगा, अपने आप आपको आइडिया आ जाएगा। दीज आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी के ज्वालामुखी में सबसे अधिक विस्फोटक है। ये आमतौर पर इतने विस्फोटक होते हैं कि जब वे फटते हैं तो किसी के ऊंचे ढांचे के निर्माण के बजाय खुद पे ही गिर जाते हैं। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये कार्डेरा है, यहाँ वाली रॉक्स वीक हो गई, इतने एक्सप्लोसिव हो गए कि इनको लगता है ये धीरे धीरे अगर निकल रहे हैं, थोड़ा बहुत विस्कोसिटी ठीक है कि यहाँ से उछल के आप यहाँ तक आ गए, लेकिन लेयर तो बन रही है, मिश्रित के अंदर में भी लेयर बन रही है और अपना सबसे पहला सील्ड वाले के अंदर में लेयर बन रही है, लेकिन इसके अंदर में ऐसा नहीं हो रहा। इसके अंदर में ये एक्सप्लोसिविटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जब एक्सप्लोसिव होता है तब इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है कि ये वाली चट्टान टूट के अंदर इतना ज्यादा चट्टान टूट जाती है कि बाहर निकल के छिटक के जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, यहीं जमा हो जाता है अपना। तो धीरे धीरे जो स्टार्टिंग में पतला लावा है वो जमा हो गया, मान लो ऐसे आपका माउंटेन बन गया। लेकिन अब इतना ज्यादा ये कार्डेरा तब बनता है जब अब वाला थिकनेस इतनी लावा की हो जाती है कि बाहर नहीं निकलता, इकट्ठा होता रहता है, बहुत ज्यादा लावा एक साथ निकलता है, तो ये वाली चट्टान है ना ये टूट जाती है और यहीं पे धस जाती है वापस लावा की वजह से। ठीक है, बाहर नहीं निकलता, ये अंदर ही वापस धस जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, फटते हैं तो किसी ऊंचे ढांचे के निर्माण की वजह खुद पे गिर जाते हैं। अब ऐसे था, ठीक है, अब ये मैंने बताया कि अंदर घुस जाता है, तो ये वाला देखो अंदर धस गया ना ये वाला, अब यहाँ पे ये खाली जगह हो गई, यहाँ पे क्या होगा, बारिश आई है, किसी वजह से क्या होगा, पानी इकट्ठा होता रहता है अंदर यहाँ पे। अब ढह गए उस्तादों को, उनको बोलते हैं कार्डेरा। ये ढह गया ना उस्ताद, यहाँ जगह हो गई, तो उसकी वजह से उनको कार्डेरा बोलते हैं। इनकी विस्फोटकता इंगित करती है कि लावा की आपूर्ति करने वाला मैग्मा कक्ष में न केवल विशाल के आसपास के क्षेत्र में भी शामिल है। इसकी वजह से अब यहाँ विस्फोटक तभी होगा जब बहुत ज्यादा लावा, बहुत ज्यादा लावा कैसे होगा कि सिर्फ इसके नीचे ही लावा नहीं है, पूरे इस तरफ एरिया में भी लावा ही लावा है। इसकी वजह से इतना ज्यादा लावा है कि वो बाहर नहीं निकला, इसकी वजह से ऊपर वाला जब विस्फोट हुआ तो इतना एरिया चटक गया कि इसके नीचे ही गिर के लावा में समा गया नीचे, तो इसकी वजह से यहाँ पे जगह बन जाती है। ठीक है, कार्डेरा, उनको कार्डेरा लेक्स भी बोलते हैं कि इस जगह पे अगर पानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए ऊपर वाले एरिया के अंदर में, तो एक्सप्लोसिविटी देखो आपको थिकनेस बढ़ता जाना है, लावा की मात्रा बढ़ती जाएगी और उसकी वजह से आपका ये अलग अलग नाम दे दिया। तो सबसे ज़्यादा आपको सबसे पहले मिलेगा शील्ड जो हवाईयन की तरह था, सबसे कम थिक था। दूसरी बाद में आपको मिलेगा कंपोजिट जो मिश्रित था, जिसके अंदर में अलग अलग मटेरियल की जो परतें हैं वो उस वेंट के आसपास हैं, वो जमा होती रहेगी, पहले एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, इसकी वजह से उनको मिश्रित ज्वालामुखी बोलते हैं। थिकनेस बढ़ गई लावा की। तीसरा कार्डेरा है, उसमें इतना ज़्यादा लावा नीचे है, आसपास के एरिया में भी है कि जब एक्सप्लोसिव होते हैं तो ऊपर वाला पूरा जो चट्टान या जहाँ पे वेंट के आसपास का पूरा एरिया वहीं पर ढह जाता है, इतनी एक्सप्लोसिविटी होती है। ठीक है, तो वो वहाँ पे गड्ढा बन जाता है पूरा, तो इसलिए उनको कार्डेरा ज्वालामुखी कुंड, हिंदी के अंदर में तो लिखा भी है ज्वालामुखी कुंड बन जाता है। ठीक है,
ये 3 तरीके हो गए। चौथा तरीका कौन सा हो गया, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस भी हम इसमें शामिल करेंगे, बिकॉज है भी तो लास्ट में हुई ना, दक्कन का प्रोविंस लास्ट में किया था ना, वही सेम चीज़ है यहाँ पे फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। इसके अंदर में वोल्केनो और आउटपोर हाईली फ्लूइड लावा, सबसे ज़्यादा फ्लूइड लावा इसी का होता है। हवाईयन सील्ड वाला उससे ज़्यादा फ्लूइड होता है, दैट फ्लो इन लॉन्ग डिस्टेंस में जाता है। उसके पास हवाईयन में तो क्या होगा, फ्लूइड लावा होगा, लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे जमा होगा और इस वाले सेंटर पॉइंट से ऐसे ऐसे लेयर बनाता जाएगा। फ्लूइड है इसलिए क्या होगा, ज़्यादा स्टीप नहीं होगा ये, लेकिन कुछ ना कुछ माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर होगा। लेकिन ये हाईली फ्लूइड होता है, यानी कि ये लेयर वाइज यहीं से शुरू होता है, कोई माउंटेन ही नहीं बनता, पहली लेयर दूसरी लेयर, और काफ़ी दूर तक ये ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्लूइड होगा उतने ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा। तो इस तरीके से एक लेयर बन गई, लाइक ये दक्कन का पठार वो बनते हैं ना, उसी वजह से बनते हैं। सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर कवर्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ऑफ थिक बेसाल्ट लावा फ्लो। थिक बेसाल्ट लावा फ्लो, तो ये भी बेसाल्ट है और ये भी, जितना थिकनेस कम होगा उतना उसमें बेसाल्ट की, यही तो है खासियत की बेसाल्ट जो लावा होता है उसकी थिकनेस कम होती है बेसाल्ट, ठीक है, फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है इसके अंदर में। तो ये क्या हो गया, जैसे कोलंबिया का पठार हमने देखा था, काफ़ी ये हमने लिखा ना कि हज़ारों वर्ग किलोमीटर मोटे बेसाल्ट लावा पर हमें आच्छादित होता है, जैसे दक्कन का पठार, ठीक है, दक्कन का पठार होगा, कोलंबियन पठार हो गया। तो ये सारे जो पठार बनते हैं इनकी वजह से बनते हैं। तो 4 टाइप है, सेम चीज़ है, लेकिन बाहर जो स्ट्रक्चर बनाए उसको डिस्क्राइब करने का तरीका अलग अलग है। निकला वो ये है आपका वोल्केनो तो वही रहेगा ना, उसको हम कैसे चीज़ डिफाइन कर दें, वोल्केनो तो एक बार आ गया, उसको डिफाइन करना है। तो आपने बोल दिया पहले सेंट्रल वेंट से निकला है और एक फिशर इरप्शन हुआ है, सेंट्रल वेंट से निकला तो उसको हमने 4 जगह के हिसाब से दे दिया पहले आपने, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ऊपर जो लैंड फॉर्म बन रहे हैं बेसिस ऑन द फॉर्म डेवलप एट द सरफेस, याद रखना सरफेस के ऊपर में, तो इसको हमने 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सील्ड आ गया आपका, कंपोजिट आ गया आपका, उसका आल्डेरा आ गया और फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस आ गया, लावा की थिकनेस और एक्सप्लोसिविटी के आधार पे आ गया, ठीक है। ये बेसिक समझ वाली चीज़ है, ये आपको आराम से अब समझ आ गई होगी, बिकॉज वोल्केनो और लावा हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है। अब आता है कि इसी वोल्केनो वाला जो लावा जो पृथ्वी के अंदर में उसको मैग्मा बोलते हैं, ये मैग्मा जब अलग अलग क्रैक्स में अंदर ही की चट्टानों के क्रैक्स में जमा हो जाता है, तो उससे जो लैंड फॉर्म बनते हैं उनको क्या बनते हैं, वो यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके यूपीएससी के अंदर में इसको बहुत अच्छे से पूछा जाता है, अलग अलग, यहाँ पे तो शायद नहीं पूछा गया अभी तक, हो सकता है पूछ ले आगे कभी भी, तो इसलिए वो भी हम आगे करेंगे कि अंतर्वेदी जो आकृतियाँ हैं, यानी ज्वालामुखी की स्थलाकृतियों में जो अंदर वाला पार्ट है, इंट्रूसिव फॉर्म यानी लावा है जो अंदर ही जमा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने पूरा लिखा कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान ठंडा होने पर जो लावा निकलता है वो आग्नेय चट्टानों में विकसित हो जाता है, ठीक है। शीतलिंग या तो सतह पर पहुंचने पर होता है या लावा के क्रिस्टल भाग में रहने पे भी हो सकता है। अब जो लावा जरूरी नहीं कि सतह के ऊपर आके ही ठंडा होगा, वो हो सकता है कोई आपको दूसरी रॉक्स मिल गई जहां के क्रैक्स के अंदर में जमा हो गया, अब उसको बाहर निकलने का टाइम नहीं मिल रहा, तो उसी रॉक्स के अंदर में पड़े पड़े लावा हो सकता है लॉन्ग टर्म के बाद में ठंडा हो जाता है, तो वो वहां पे जमा हो जाएगा। लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पे आग्नेय चट्टानों को ज्वालामुखी चट्टान यानी सतह पर ठंडा और पातालिक चट्टान यानी क्रस्ट में ठंडा के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसको इंग्लिश में बोलो, देख लो, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ कूलिंग, कि जो लावा है ये मैग्मा है जो कहाँ पे ठंडा हुआ है, तो उसके आधार पे इनको डिवाइड किया गया। इग्नियस रॉक्स जो बनती है उनको क्लासिफाई किया गया, एक तो वोल्केनिक रॉक, अगर ये सरफेस पे आके ठंडा हुआ तो उनको बोल देंगे वोल्केनिक रॉक्स, बिकॉज वोल्केनो हो चुका है तभी तो बाहर आएगा। वोल्केनो क्या है कि जो अंदर का मैग्मा है वो किसी भी क्रैक्स के थ्रू सरफेस के बाहर आना वोल्केनिक इरप्शन मानते हैं, तो ये बाहर आ गया तो इसलिए बोल देंगे वोल्केनिक रॉक्स। अब ये चीज अंदर है तो उसको बोल देंगे प्लूटोनिक रॉक। याद, प्लूटोनिक रॉक्स क्यों बोल देंगे, देखा आपने अर्थक्वेक किया था, उसमें एक पॉइंट था कि प्लूटोनिक अर्थक्वेक आया था। प्लूटोनिक यानी कि बहुत गहराई पे होता है, उसको बोलते हैं प्लूटोनिक। तो जो अर्थ की गहराई के अंदर में जो जमा हो रहा है लावा वहां ठंडा हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लूटोनिक रॉक्स। कूलिंग एट द क्रस्ट, द लावा दैट कूल विद इन द क्रस्टल पोर्शन अज्यूम डिफरेंट फॉर्म, दीज फॉर्म आर कॉल्ड इंट्रूसिव फॉर्म्स। और जब लावा जब ठंडा होता है अंदर ही क्रिस्टल भागों के भीतर ठंडा होने वाला लावा विभिन्न रूप धारण कर लेता है, इन रूपों को अंतर्वेदी हम आकृतियां कहते हैं। या तो आपको ये पूछ ले कि इंट्रूसिव फॉर्म्स क्या होती हैं वोल्केनो की या वोल्केनिक लैंड फॉर्म में ज्वालामुखी स्थलाकृतियां बताओ, तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव फॉर्म दोनों बताने हैं। एक्सट्रूसिव के अंदर 4 लिखना, सील्ड, कंपोजिट और काल्डेरा, और फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। और अंदर वाले जो आप आगे वाले करने वाले हैं कि कितने है उनमें इंपॉर्टेंट है 4-5, ये वन लाइनर के तौर पे लिखे जाते हैं, इनको ज़्यादा समझने की जरूरत है, लिखने के लिए एक एक लाइन ही काफ़ी है। लेकिन ये 2 नंबर में कभी कुछ उस नाम पूछ सकते हैं, आकृति का नाम पूछ सकते हैं, बिकॉज हमें दिया गया वोल्केनो, और वोल्केनो में कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि अंदर वाले चट्टान देखेंगे। अब आपको ये मैप के थ्रू अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो इसके अंदर में सारा कुछ दिया हुआ है, इनमें सब टाइप दिए हुए हैं। अब हम करेंगे एक एक टाइप, फिर आपको बताना है कि यहाँ पे ये कौन सा वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम नीचे बेड से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे नीचे वाला ये जो लावा आपको दिख रहा है ना, ये वाला देखो, ये रेड कलर में सारा लावा ही लावा है, तो ये वाला लावा है ना यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम बैथोलिथ। इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे, बैथोलिथ क्यों बोलेंगे, देखो देखो
ए लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, यानी जो रॉक का पार्ट जो मैग्मा में तब्दील हो गया है वो मटेरियल दैट कूल्स इन द डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट। ये बाहर जितना आया उससे ज्यादा क्या है, नीचे नीचे ही कूल हो गया। अब लावा मान लो धीरे धीरे बनना बंद हो गया तो इसमें इतना प्रेशर नहीं कि बाहर आ गया, जितना आ गया उतना आ गया, लेकिन अब जो बचा हुआ लावा है सारा तो बाहर नहीं आएगा। वो एक बेड नीचे सबसे वाला रॉक के नीचे वाला बेड है कोई, वहां पे ठंडा हो रहा है, ठीक है। को डीपर हमने बोला ना दैट कूल होगा तभी तो अंदर वाले लैंडफॉर्म्स बनेंगे। कूल इन द डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट डेवलप इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डोम। ये ऐसे डोम बन जाता है कि सब जो लेयर है रॉक्स की उनके सबसे नीचे जमा हो जाता है, इसको हम बोलेंगे बेथोलिथ। दे अपीयर ऑन द सरफेस ओनली आफ्टर द डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन प्रोसेस यानी कि जब ऊपर वाली इरोजन हो रहा है, लगातार इरोजन हो रहा है बहुत सालों के बाद में, मिलियंस ऑफ ईयर के बाद में, जब ये लेयर्स पूरी आपकी इरोड हो जाएगी उसी के बाद ये बाहर आएगा। उसके अलावा कोई चांस ही नहीं है कि ये वाला लावा आपको या ये वाले लावा कूल होने के बाद में जो रॉक्स मिली है वो आपको ऐसे देखने को मिल जाए कि इतनी गहराई पे होता है ये, ठीक है। तो ये बताया गया है कि जब आच्छादन प्रक्रिया अतिव्यापक सामग्री को हटा देती है तभी ये प्रकट होंगे, इसके अलावा हम बेथोलिथ को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। दे कवर लार्ज एरिया, बहुत ज्यादा एरिया के अंदर में होगा, बिकॉज ये पूरा एरिया है जो निकल नहीं पा रहा लावा, वो बहुत ज्यादा एरिया में एक एज ए बेड लंबे एरिया के अंदर में फैल जाता है। इसके ऊपर अब रॉक्स की परतें होती है, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, उसके बाद 5-6 परतों के बाद में आपको ऊपर सरफेस मिलेगी, ठीक है। लार्ज एरिया को कवर करते हैं। एट टाइम्स अज्यूम डेप्थ दैट मे बी सेवरल किलोमीटर तक हो सकती है। दीज आर ग्रेनाइटिक बॉडीज, बेथोलिथ आर द कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर। ये तो होना ही था, बिकॉज गर्म को तो हम बोल नहीं सकते, उसको मैग्मा ही बोलेंगे। तो कूल जो वाला पोर्शन होता है नीचे बेड पे जो लावा बाहर नहीं आ रहा है और सबसे बहुत ज्यादा लेयर्स के नीचे जमा हो जाता है, उसको हम बोलेंगे बेथोलिथ। तो बेथोलिथ अगर आ जाए आपके एग्जाम में 2 नंबर में कैसे भी पूछ लिया, आपको बेथोलिथ कहीं भी पूछ लिया तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। लिखना के लिए इतना बहुत होता है, ठीक है, इतना ही दिया हुआ है। एनसीईआरटी के अंदर में भी इतना ही दिया हुआ, आपको इतना ही लिखना है। मैग्मा सामग्री का एक बड़ा पिंड जो क्रस्ट की गहरी गहराई में ठंडा होता है, बड़े गुंबदों के रूप में विकसित हो जाता है। ये सतह पर तभी प्रकट होते हैं जब आच्छादन प्रक्रिया अतिव्यापी सामग्री को हटा देती है। ये बड़ी क्षेत्रों को कवर करते हैं और कभी कभार गहराई भी किलोमीटर तक होती है। ग्रेनाइट से बने होते हैं, ठीक है। और बेथोलिथ मैग्मा कक्षों का ठंडा भाग होता है। तो इस तरीके से बेथोलिथ को डिफाइन कर दिया। समझने के लिए आपको यहाँ पे इसमें देख लो कि सबसे नीचे वाला जो बेड होता है जहाँ पे एकदम समतल फॉर्म में ये जमा हो जाता है और कुछ नहीं है। जैसे ऊपर दक्कन पठार रिंग में होता है ना कि एक लेयर के बाद एक लेयर के बाद ये पतला लावा होता है, बेसाल्टिक लावा होता है, वो जमा हो जाता है, तो उसको भी तो हम दक्कन का पठार बोलते हैं। सेम चीज जब नीचे जमा हो जाता है तो इसको क्या बोल देंगे, बेथोलिथ बोल देंगे, ठीक है। अब ये जब बेथोलिथ का लावा, अब देखो यहाँ पे ये बाहर नहीं आया ना सरफेस के, ये अंदर ही जमा हो गया, ये यहाँ पे बाहर नहीं आया, अंदर ही जमा हो गया। ये वाला है इस पाइप के थ्रू ये बाहर निकल गया, ठीक है। ये देखो यहाँ से निकल गया तो फिशर इरप्शन बोल देंगे। सिर्फ यहीं से निकला है तो सेंट्रल इरप्शन, बहुत आसान है ये तो। और ये देखो गुब्बारा बन रहा है, सिंपल सा प्रोसेस है ये। जब ये वाला लावा ऊपर आने की कोशिश करता है तो जरूरी ये यहाँ से तो निकल गया बाहर, लेकिन यहाँ से नहीं निकला, यहाँ से नहीं निकल पाए, इन्हीं क्रैक्स में रह गया। बिकॉज यहाँ से जो लावा बाहर आ रहा है वो इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है, इतना प्रेशर नहीं है, या यहाँ पे ऊपर वाली चट्टान कठोर है, इनमें कोई क्रैक्स नहीं है, इस वजह से बाहर नहीं आ पा रहा है। तो ये जो अलग अलग प्रोसेस जो दी हुई है, अलग अलग आकृतियां ग्रहण करिए, इनका सिर्फ हमें नाम याद करना है। तो अगले वाला देख लेते हैं, चलो क्या है। अगले वाले का नाम है लेकोलिथ। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं कई बार, बहुत जगह पे आपको काम आएंगे, याद कर लो। बेथोलिथ हो गया सबसे नीचे वाला बेड। अब आता है लेकोलिथ। लेकोलिथ इनमें से कौन सा है, अभी आपको पढ़ते पता चल जाएगा। दीज आर लार्ज डोम शेप इंट्रूसिव बॉडीज विद इन ए लेवल बेस एंड कनेक्टेड बाय ए पाइप लाइक कंड्यूट फ्रॉम द बिलो। नीचे पाइप लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, तो 3 चीज जुड़े हुए हैं, एक ये, एक ये, एक ये। देखो इस तरीके से पाइप से जुड़े हुए हैं, यहाँ से मैग्मा ऊपर जा रहा है। फिर कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ देख लो, गुंबदों विशाल अंतर्वेदी चट्टानें जिनका तल समतल है और एक पाइप नुमा वाइक नली से जुड़े हुए हैं। याद रखना तल इसका समतल रहेगा, तल इसका समतल रहेगा। इसका तल ऐसा नहीं है कि नीचे वाला एरिया है यहाँ से पाइप जाएगी और इनका तल है ये समतल रहेगा, और इस तरीके से डोम स्ट्रक्चर बन जाएगा इनका, ठीक है। ये मिश्रित ज्वालामुखी के सतही ज्वालामुखी गुंबदों से मिलता जुलता है। जैसे ऊपर जाके आपका गुंबद मिलता है, वैसे ही यहाँ पे अंदर जो अंतर्वेदी चट्टानों के बीच में सेम गुंबद टाइप मिलता है, उसको हम बोल देंगे लेकोलिथ बोल देंगे, ठीक है। इनमें लावा के स्थानीय स्रोत के रूप में माना जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की गुंबदनुमा पहाड़ियां बनी हुई है। ये देखो अपने यहाँ पे मिलता है ये, इसलिए पूछ भी सकते हैं। कर्नाटक के पठार है ना, वहां पे क्या है, ग्रेनाइट चट्टान है, अंदर वाला ग्रेनाइट बाहर वाला बेसाल्ट, सिंपल याद रखना है, ठीक है। ग्रेनाइट चट्टान है, उनकी गुंबदनुमा पहाड़ियां मिलते हैं। इनमें से अधिकांश जो अब एक्सफोलिएटेड हो गए, एक्सफोलिएटेड मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा है वो इरोड हो गया, तब हमें जाके ये मिली है। ऐसे तो खोद के तो देख नहीं सकते इसको, उसकी वजह से लेकोलिथ या बेथोलिथ का उदाहरण, या तो ये लेकोलिथ है या बेथोलिथ है। लेकिन जब हमें पता चलता है कि इतने डोम टाइप स्ट्रक्चर है जो बाहर मिलता है, तो उसको हम बोल देंगे लेकोलिथ और इसको बोल देंगे बेथोलिथ, जब हमें समतल पूरी भूमि मिलती है, ठीक है। तो याद रखना
इसमें और इसमें डिफरेंस आएगा, इस वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है, इसके अंदर में सतह आपकी समतल है जहां पे आपको मिल रहा है, और उसके ऊपर में आपको गुंबदनुमा जो पृथ्वी की सतह के बाहर गुंबदनुमा स्ट्रक्चर मिलता है वही सेम यहाँ पे मिलेगा। तो बीच की चट्टान में अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिलता है तो इसको ऐसे बना के भी दिखा देना अगर कभी बाई चांस लेकोलिथ कोई पूछ भी ले तो, ठीक है, इसको बोल देंगे लेकोलिथ। अब आगे वाला ये कर देंगे, ठीक है। हाँ चलो आगे करते हैं, 2 पॉइंट है छोटे छोटे। एज एंड व्हेन द लावा मूव अपवर्ड ए पोर्शन ऑफ द सेम टेंड टू मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेयर इज ए फाइंड ए वीक प्लेन इट मे गेट रेस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म। लेपोलिथ बोलते हैं इन केस इट डेवलप इनटू ए सोसर शेप एंड कॉनकेव टू द स्काई बॉडी इट कॉल्ड लेपोलिथ, ठीक है। समझ में आगे आपको दिखाते हैं। चलो ये जो लावा ऊपर मूव कर रहा है ना, ये केव हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी चला, देखो इस क्रैक्स में भी चला गया, इस क्रैक्स में भी चला गया, ठीक है। इसकी एक डायरेक्शन ये देखो ऊपर से समतल है, अगर नीचे से समतल है तब तो इसको क्या बोल देंगे लेकोलिथ, ठीक है। ऊपर से समतल नहीं है तो उसको क्या बोल देंगे हम लेपोलिथ, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है जैसे कि लावा ऊपर की ओर बढ़ता है उसका एक बार कमजोर तल मिलने पर क्षैतिज दिशा में गति कर सकता है, वो देखो ये वाला क्षैतिज दिशा में गति कर सकता है। इसमें विभिन्न रूपों में आराम मिल सकता है। लेपोलिथ यदि एक तस्तरी के आकार में विकसित हो जाता है जो आकाश पिंड के लिए अवतल होता है उसे लेपोलिथ बोलते हैं। तो एक तस्तरी बन जाएगी, उसको हम इस तरीके से इसको फॉर्म को क्या बोलेंगे लेपोलिथ बोलेंगे। तो ये लिख देना आप अगर ऐसा कुछ आ जाए तो, ठीक है। एक पॉइंट होता है इसको बोलते हैं फैकोलिथ। देखो लिथ लिथ सब में आ रहा है, बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ और फैकोलिथ। लेकिन समझने के लिए आप सिर्फ ये डायग्राम याद रखना, पूरे बेड के ऊपर में अगर आपको लावा नीचे मिल रहा है उसको बेथोलिथ बोलते हैं। ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाके सतह नीचे वाली समतल है और वहां पे ऊपर सतह के हिसाब से गुंबदनुमा आपको मिलता है तो उसको बोलते हैं लेकोलिथ बोल देंगे। और जब ये उल्टा तस्तरिक आकार का बनता है तो उसको बोल देंगे लेपोलिथ, ठीक है। फैकोलिथ क्या है, घुमावदार चट्टानों का एक लहरदार द्रव्यमान कभी कभी सिंक्लाइन के आधार पर या मुड़े हुए आग्नेय देश में एंटीक्लाइन के शीर्ष पर पाया जाता है। इस तरह की लहरदार सामग्री में मैग्मा कक्षों के रूप में स्रोत के नीचे एक मिश्रित निश्चित नाली होती है, ठीक है। ये सेम चीज यहां पर ए वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स। अब मैं दिखाता हूं आपको, ये तो हो गया। अब ये जो रॉक्स है ना, एक रॉक्स दो रॉक, ये लेयर वाइज बनी हुई है सारी की सारी। तो इस तरीके से अगर लेयर वाइज बनी होती है ना तो कई जगह हमेशा ये बेड सिंपल तो नहीं होता, कहीं ऊपर नीचे होगा। तो इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हो गया। अब नीचे वाली आग्नेय चट्टानों का क्रम क्या है, इस तरीके से है, इसका चट्टानों का क्रम इस तरीके से। इस तरीके से जब लेयर वाइज चट्टाने होते हैं ना तो इसको एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बोलते हैं। ये जब नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया। तो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के पास में जब लावा इस तरीके से जमा हो जाता है, यहाँ पे जमा हो गया, यहाँ पे जमा हो गया, तो इसको जो है उसको बोलते हैं फैकोलिथ बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिख देना, घुमावदार चट्टानों का लहरदार द्रव्यमान कभी कभी सिंक्लाइन के आधार पे या मुड़े हुए, ये देखो मुड़ा हुआ आग्नेय क्षेत्र है, वहां पे जमा हो जाता है, एंटीक्लाइन के शीर्ष पर पाया जाता है। इसके तो यहाँ पे शीर्ष पे पाया जाएगा, इसके यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है। इस तरह की लहरदार सामग्री में मैग्मा कक्षों के रूप में स्रोत के नीचे निश्चित डाले में अवशेषित हो जाता है। फैकोलिथ आ जाए तो लिखने के सिर्फ ये लाइन याद रखना, आपको आराम से नोट्स बना लेना। फैकोलिथ समझाने के लिए हमने बता दिया, इस तरीके से 3 लाइन ऐसे एंटीक्लाइन सिंक्लाइन में दिखा देना, ठीक है। लहरदार चट्टाने, उनके बाद ये आगे दूसरी, ये आगे आपकी तीसरी चट्टान की, ये आगे आपकी चौथी। इस तरीके से जब एंटीक्लाइन सिंक्लाइन में जब लावा जमा हो जाता है ना धीरे धीरे जाके, मतलब एक्सप्लोजन नहीं हो रहा लेकिन उसके रॉक्स की स्ट्रक्चर के नीचे जमा हो रहा है। तो एक तो यहाँ पे जमा हो गया इसके नीचे और एक यहाँ पे जमा हो गया, तो इसको हम क्या बोल देते हैं फैकोलिथ बोल देते हैं। ये अंदर के नाम दिए हुए हैं, अंदर चट्टान किस तरीके से लावा बहुत तरीके से हो सकता है लेकिन 4 या 5 इस तरीके के नाम दिए गए हैं। पहला बेथोलिथ दिया, फिर लेपोलिथ दिया आपको। इस तरीके से जाके अगर समतल है, गुब्बारा नामक अगर इस तरीके से बना लेगा तो इसको बोल देंगे लेकोलिथ। इसको उल्टा अगर बना देंगे तो उसको बोल देंगे लेपोलिथ। अगर फैकोलिथ बोल देंगे जब ये देखो ये भी तो है घुमावदार, देखो ये देखो घुमावदार है, ये तो यहाँ पे सारा दिखाया हुआ है ऐसे घुमावदार है, तो इनको बोल देंगे हम फैकोलिथ बोल देंगे। अब आगे वाला पोर्शन क्या है, ये 2 बचे हुए हैं कि प्योर हॉरिजॉन्टल और प्योर वर्टिकल हो और कोई शेप ही न बनाए तो इनको क्या बोलेंगे, सिंपल सा बोलेंगे। देखो इसको बोल देंगे सील, इसको बोल देंगे डाइक। किसको बोल देंगे डाइक, ये जो प्योर वर्टिकल है जो ऊपर तक नहीं पहुंच पाया इसको क्या बोलेंगे डाइक्स, ठीक है। और प्योर हॉरिजॉन्टल है जिसमें और कोई शेप नहीं, इनमें तो और शेप बन रही है, देखो किसी में तस्तरीनुमा बन रही है, किसी में गुब्बारे टाइप बन रही है, लेकिन और कोई शेप नहीं है, इसको क्या बोलेंगे सील बोलेंगे, ठीक है। ये देखो नियर हॉरिजॉन्टल बॉडी ऑफ द इंट्रूसिव इग्नियस कॉल्ड सील और सीट भी बोलते हैं। सील और सीट भी डिपेंडिंग ऑफ थिकनेस ऑफ द मटेरियल, इसकी थिकनेस कितनी है उसके आधार पे। तो सीट पतला होता है, एल्यूमिनियम की सीट देखिए, एल्यूमिनियम की सीट कितनी पतली होती है। तो जो पतला अगर लावा की वजह से थोड़ा सा ऐसे हॉरिजॉन्टल चल के अगर थोड़े सा पतला सा बनाएगा उसको क्या बोल देंगे सीट। और इस सील, पत्थर की सील देखिए मोटी होती है, तो पत्थर की सील के आधार पर जब ये लावा बड़ा पूरी मान लो एक इग्नियस लेयर या 2 लेयर तक ये हॉरिजॉन्टल ऐसे फैल जाता है तो उसको क्या बोल देंगे सेल्स बोल देंगे, ठीक है।
सिंपल नाम दिया। अब सील और डाइक ऐसे कुछ आ जाए एग्जाम में, किसी भी एग्जाम के अंदर में वोल्केनो मान लो दिया हुआ है, उसमें आ जाए तो आपके ये काम की वो चीज़ है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल याद रखना, हॉरिजॉन्टल क्या होगा, सील या सीट होगी, थिकनेस के आधार पर नाम दिया हुआ है। सीट पतला अगर है, थोड़ी लाइन है, सील बड़ी लाइन है। अगर ये लावा ये देखो वर्टिकली जा रहा है लेकिन ऊपर तक नहीं पहुंच रहा, सिंपल वर्टिकल है, अगर कोई क्रैक है, फ्रैक्चर है जहां पे जमा हो रहा है, ये तो देखो पाइलट स्ट्रक्चर बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसको डाइक नहीं बोलेंगे, ये बार एक्सप्लोजन हो गया तो वोल्केनो अपर वाले पार्ट के अंदर में चला गया, इसको अपर वाले लैंडफॉर्म में काउंट करेंगे। इंट्रूसिव यानी जो बाहर नहीं निकला है लेकिन ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल लावा है, इसको हम बोल देंगे डाइक्स। व्हेन द लावा मेक्स इट्स वे थ्रू द क्रैक्स एंड द फीचर डेवलप्ड इन द लैंड इज सॉलिडिफाई ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ग्राउंड के लगभग लंबवत यहाँ पे यहीं पे सॉलिडिफाई हो जाएगा ये पूरा। इट गेट कूल्ड इन द सेम पोजीशन टू डेवलप ए वॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, सच स्ट्रक्चर आर कॉल्ड डाइक्स। इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, डाइक बोलते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये इंट्रूसिव वाले आंतरिक वाले हैं, इनका नाम हो सकता है आपको डाउट लगे, लेकिन इस अगर डायग्राम के हिसाब से आप देखोगे ना, अगर कभी भी आए तो डायग्राम के हिसाब से बनाना है, आपको अच्छे से समझा सकते हो, आप अच्छे से टाइम तक याद रख सकते हो। सबसे नीचे वाला बेड है उसको क्या बोलेंगे, बेथोलिथ। अगर कोई स्ट्रक्चर है वर्टिकल जाके और प्लेन नीचे वाला प्लेन समतल है और फिर कोई गुब्बारे नुमा एक्सटर्नल जो वोल्केनो होते हैं उनमें जैसे गुब्बारे नुमा छतरी बनती है वैसी अगर बन रही है तो इसको लेकोलिथ बोल देंगे। ये इन्वर्टेड है, अगर तस्तरी नुमा है तो उसको लेपोलिथ बोल देंगे, लेपोलिथ। ठीक है, ये अगर वर्टिकली सॉलिडिफाई हो जाता है लावा तो उसको बोल देंगे डाइक्स। अगर ये हॉरिजॉन्टली अगर आपका जमा हो जाता है तो उसको बोल देंगे सील या शीट। सीट बोल देंगे तो अगर पतला लावा है छोटी लेयर बनती है, तो अगर बड़ा लावा थिकनेस बनती है तो सील बोल देंगे। पत्थर की सील याद रखने कर लो, एल्यूमिनियम की सीट याद कर लिया करो, एल्यूमिनियम की सीट पतली होती है। ठीक है, तो इसको बोल देंगे हॉरिजॉन्टल वाले को सील या सीट बोल देते हैं। इस तरीके के यहाँ पे छोटे छोटे नाम अलग से हैं, हमें बेसिकली 5 या 6 यही नाम याद करने हैं। ठीक है, तो ये आप बार बार रिवीजन कर लेना, इनके नोट्स बना लेना, हिंदी वाले यहाँ से बना सकते हैं, इंग्लिश वाले यहाँ से बना सकते हैं। तो बेसिकली समझाने के लिए ये तब समझ में आएगा जब आपने पहले वाला पूरा पढ़ लिया कि वोल्केनिक इरप्शन हो क्यों रहे हैं, इनके अंदर में मैग्मा बन क्यों रहा है, कौन सी रॉक पिघले। अगर ये बेसिक डाउट है तो आप बेसिक पहले वाले सारे वीडियो देख लीजिए अब तक के। प्लेट टेक्टोनिक बताए गए हैं, माउंटेन्स के वो इसमें आपको बताया गया कि अर्थक्वेक किस तरीके से है, प्लेट मूवमेंट्स क्या है, अर्थ के अंदर की संरचना क्या है, कौन सी जगह पे कौन सी जो रॉक्स है वो पिघल सकती है, कौन सी है जो नहीं पिघलेगी, वो पूरा हमने कवर कर लिया है। वोल्केनो वाला पार्ट कवर कर लिया है, उसके बाद में अब अर्थक्वेक वाला पार्ट कवर हो गया है। अब हम देखेंगे माउंटेन्स के ऊपर में स्पेसिफिक। कल वाली जो क्लास होने वाली है वो आपकी किस पे होने वाली है, माउंटेन्स के ऊपर होने वाली है। माउंटेन्स है हमें कहाँ पे, ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम। माउंटेन्स हमारा दिया गया आरएस प्रीलिम्स में भी आएगा हमारे। ठीक है, ये तो प्योर मेंस का पार्ट था इसलिए इस तरीके से कराए। अब ये मेंस में भी है दिया हुआ, अभी तक वाला जो सिलेबस है वो है, और ये रहेगा, ये बेसिक है, ये सारा सिलेबस रहेगा। माउंटेन, प्लेट टू प्लेन, डेजर्ट रहेंगे। हो सकता है डेजर्ट निकाल दे, कुछ और जोड़ दे, लेक्स ग्लेशियर कुछ भी, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये माउंटेन वाला पार्ट तो करना ही पड़ेगा। अब ये देखो 2 है, प्री और मेंस। करेंगे कैसे इसको, माउंटेन्स को करेंगे हम कल जो करने वाले हैं उसमें माउंटेन्स को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, प्री मेंस का है। तो जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होती है ना, माउंटेन बने कैसे, अब तक तो आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली जो वोल्केनिक माउंटेन है उनको तो मैं समझाऊंगा नहीं कि बने कैसे, आपको पता है, और ज़्यादातर प्लेट मूवमेंट की वजह से बने। तो कोई डाउट, जहाँ पे आपको अर्थक्वेक और वोल्केनो वाला एरिया है, जो फ्रिंज एरिया प्लेट के मार्जिन है, प्लेट के किनारे हैं, वहीं पे माउंटेन्स मिलेंगे आपको। ठीक है, या बीच में कहीं फोल्ड में है कॉन्टिनेंट की वजह से, तो यूरोप में उसको आल्प्स बोल देंगे, अपने यहाँ पे उसको क्या बोल देंगे, हिमालयन माउंटेन बोल देंगे। इनके अगर कोई रीजनल नाम या कोई एक देश के हिसाब से कुछ, किसी देश में इसको क्या बोलते हैं, किसी देश में क्या बोलते हैं, तो वो हमें सिर्फ नाम करनी है, हमें पता है बने कैसे। तो इसके एक तो होते हैं माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, एक होता है माउंटेन का नाम कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, वो वोल्केनिक माउंटेन है या फोल्ड माउंटेन है, ओल्ड माउंटेन है या यंग माउंटेन है। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन है कि ओल्ड माउंटेन है। ठीक है, किस वजह से बना है, कोई इंपॉर्टेंट मिनरल्स वहां पे मिल रहा है तो कौन सा है। ठीक है, आसपास कोई और इंपॉर्टेंट जगह का नाम है तो वो कौन सा है। तो इस तरीके से हमें प्रीलिम्स के अंदर में तो जब माउंटेन का नाम करें तो इस हिसाब से देखना है कि ये ओल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है, या फिर वोल्केनिक माउंटेन है, कौन सा माउंटेन है। और ज्यादातर हमें याद करना है कि लोकेशन क्या है उस माउंटेन्स की। तो इंपॉर्टेंट माउंटेन आपको इन्हीं कवर प्लेट मार्जिन एरिया पे मिलेंगे, उनके लोकेशन मिलान करना आता है, तो वो हम प्रीलिम्स के हिसाब से तो बहुत आसान है। ये मेंस के अंदर में किस हिसाब से करेंगे, माउंटेन साथ साथ में करेंगे हम, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस करेंगे, यानी कि माउंटेन बनना कैसे, अगर बनना तो प्लेट मूवमेंट्स की वजह से अलग अलग ये स्ट्रक्चर कैसे हैं, माउंटेन के आसपास में अगर वैली है तो वो वैली क्यों बनी है, तो उस माउंटेन को इस हिसाब से जब बिल्डिंग प्रोसेस के हिसाब से देखेंगे। एक देखेंगे हम टाइम्स के हिसाब से देखेंगे कि कौन सा
किस टाइम का है। तो जब मेंस में लिखते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि हर्शियन काल का है, कैलेडोनियन काल का है, हर्शियन काल, ये सिर्फ नाम है, एरा का नाम है। यानी 50 मिलियन से लेकर 25 मिलियन तक को एक नाम दे दिया, 200 से लेकर 50 मिलियन ईयर पुराना अगर माउंटेन है तो उसको कोई एक ईयर दे दिया। जो हम अगर पहले कर लेते हैं हम टाइम टेबल वाला, जो अर्थ का टाइम टेबल है, तो आपको ये आ जाता, लेकिन उसमें भी कहीं नहीं दिया हुआ कि हर्शियन एरा है, कैलेडोनियन एरा है। ये छोटे छोटे एरा होते हैं ना, उनको कहीं नहीं समझाया जाता। तो हम सिर्फ नाम देखेंगे, जो ये नाम कौन सा नाम किस एरा को डिनोट करता है, तो पूरा हम माउंटेन की उसको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, प्री की कर लेंगे, मेंस भी साथ में कर लेंगे कवर। इसी तरीके से हमें प्लेन करना है, इसी तरीके से हमें प्लेटू करना है। सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिकॉज आपको माउंटेन्स के नाम पता होने चाहिए, प्लेटू के नाम पता होना चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट है। जैसे दक्कन का पठार यहाँ पे है, कोलंबिया का पठार वहाँ पे है, तो वो आपका प्रीलिम्स आप उसका आराम से कवर हो जाएगा। मेंस के अकॉर्डिंग 2 नंबर के अंदर में कोई भी माउंटेन आ जाए तो उसकी एक टेम्पलेट बना लेंगे किस तरीके से अपने को लिखना है, ठीक है। तो आज का हम इतना ही कवर करेंगे, ठीक है, काफ़ी हो गया। बेसिक ये टफ था, इसलिए मैंने इसको अभी माउंटेन आज शुरू नहीं किया है कि एक टफ वाला पार्ट था। इंट्रोसिव है, आंतरिक संरचना है, वो आपको समझ नहीं आएगी, नहीं तो इसको आराम से समझ लीजिए, वोल्केनो तक का पूरा कवर कर लीजिए। कल से हम शुरू कर देंगे माउंटेन वाला पोर्शन, तो उसको भी धीरे धीरे करेंगे। स्टार्टिंग में आपको जब पूरा समझ आ जाएगा कि कौन से माउंटेन कहाँ पे है, उसके बाद हम एक लिस्ट भी ले लेंगे कि प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग हमारे लिए कौन से माउंटेन्स इंपॉर्टेंट है और कौन सी जगह पे है वो, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कल वापस नई एक क्लासेस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।